ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, उसमें क्या होता है, एक तो अब एक्सियल लाइन होती है, अक्षीय रेखा होती है, एक निरक्षीय रेखा होती है, इक्विटोरियल लाइन होती है। दो तरह की लाइन होती है, एक तो एक्सियल होती है और एक इक्विटोरियल होती है। ठीक है, तो ये -2 था, +2 था, दोनों के बीच की डिस्टेंस को अपन ने 2D या 2A जो भी आप लोग माना था अपन ने, और ये डिस्टेंस ये आपका क्या था, ये इक्वेटोरियल लाइन थी, यानी कि निरक्ष कहलाता है ये, और ये अक्षीय रेखा कहलाता है। तो हमें इनके लिए अलग अलग जगह पे क्या निकालना था, द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालना है। तो हम पहले बात करेंगे यहाँ पे अक्षीय रेखा पर। कहाँ निकालेंगे पहले अपन? ऑन एक्सियल लाइन, अक्षीय रेखा पर, एक्सियल लाइन पर हम लोग क्या निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई का मान निकालेंगे अपन कहाँ पे? एक्सियल लाइन पे, अक्षीय रेखा पर निकालेंगे अपन यहाँ पे इस जगह। ठीक है, तो अक्षीय रेखा पर निकालने के लिए आपको क्या होना चाहिए? आपके पास पहले डाइपोल मोमेंट होना चाहिए, द्विध्रुव आघूर्ण होना चाहिए। तो डायग्राम ध्यान से समझना। डाइपोल कब बनता है? जब -q और +q दोनों साथ में रहते हैं। ठीक है, एक सिस्टम ऐसा हो जिसमें माइनस और प्लस दोनों चार्जेस साथ में रहे, कुछ दूरी पर रहे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका ओ मतलब मध्य बिंदु, मिड पॉइंट ओ कहलाएगा ये। ठीक है, डायग्राम ध्यान से समझना। फिर पहले कह रहा हूँ, ये सिस्टम क्या कहलाता है? आपका डाइपोल मोमेंट कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, और ये वाली लाइन कहलाएगी आपकी अक्षीय रेखा, एक्सियल लाइन। हमें उससे मतलब नहीं है निरक्षीय से, क्योंकि हम कहाँ निकाल रहे हैं अभी? अक्षीय रेखा पर निकाल रहे हैं, यानी कि इस लाइन पे कहीं क्या होगा, आपको कोई पॉइंट है आपका, माना कि ये पी पॉइंट है, पी पॉइंट, ये क्या है? प्रेक्षण बिंदु है ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, जहां पे आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। इसकी वजह से इस पी बिंदु पे देखनी है हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें इस पी पॉइंट पे निकालनी है। और ये पी पॉइंट कहाँ होना चाहिए? एक्सियल लाइन पे होना चाहिए, अक्षीय रेखा पर होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करें, मैंने क्या करा कि इस यहां से यहां तक की दूरी को 2a मान लिया। क्या मान लिया? 2a मान लिया। ठीक है, अगर ये 2a है तो ये कितना हो जाएगा? स्मॉल a, और ये भी कितना हो जाएगा? स्मॉल a। सिंपल सी बात है। ठीक, अब एक चीज याद रखना, इस O पॉइंट से P की जो डिस्टेंस है वो मैंने मान ली स्मॉल r। O पॉइंट से P की डिस्टेंस मैंने मान ली है स्मॉल r, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि एक पॉइंट है जो मिड पॉइंट, जो एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, प्रेक्षण बिंदु है P, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वो O बिंदु से, O से R दूरी पर स्थित है ना, जो R डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस O पॉइंट से। ठीक है, ये हमें पता है। अब ध्यान दो, आपको पता है कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा कहां से कहां तक होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस से प्लस, याद रखना हमेशा, माइनस से प्लस। तो मैंने डाइपोल मोमेंट को माइनस से प्लस दिखाने के लिए ए से एरो लगा करके ये पी लिख दिया। पी मतलब डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। मैंने स्मॉल पी लिखा है तो डाइपोल मोमेंट है, कैपिटल पी लिखा है तो प्रेक्षण बिंदु है, याद रखना। डाइपोल मोमेंट है, प्रेक्षण बिंदु है, अंतर दोनों में ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो स्मॉल पी मैंने डाइपोल मोमेंट को, या स्मॉल पी लिख दिया मैंने द्विध्रुव आघूर्ण को यहाँ पे। अब ये कैपिटल पी है। अब जो इसका दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की, वो कहाँ होगी? यहाँ कहीं होगी, है ना, उसको मैंने बोल दिया पी कैप। डायपोल की वजह से जो दिशा होगी वो इधर होगी, या इधर होगी, या इधर होगी। अगर इधर हुई तो प्लस ले लेंगे, इधर हुई तो माइनस ले लेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर इधर दिशा हुई, इधर डायरेक्शन हुई तो प्लस ले लेंगे, इधर हुई तो माइनस ले लेंगे, लेकिन होगी तो इस लाइन पे ही ना, क्योंकि हम एक्सियल पे निकाल रहे हैं इसलिए। अब ये क्या हमें देखना है कि अगर आप ऐसा मानो कि प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई प्लस है। ठीक है, क्या बोला मैंने? प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्लस है, और माइनस क्यू की वजह से अगर ई माइनस है, हम ऐसा मान लेते हैं, प्लस की वजह से ई प्लस है और माइनस की वजह से ई माइनस है। तो आप देखो, अब
एक बात याद रखना, मैंने तुमसे क्या कहा था, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, तो इस P पर आपको यूनिट चार्ज रख के देखना पड़ेगा, एकांक धनावेश रख के देखना पड़ेगा। इस P बिंदु की वजह से निकाल रहे हो आप, तो इस P बिंदु पे आप +1 रख दो। माना कि इस पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है, इस पे यूनिट चार्ज रखना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज +1 रखना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखेंगे डायरेक्शन कैसे। इस +q की वजह से, इस +1 की वजह से क्या होकर इफेक्ट आएगा, ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये ज्यादा होता है, ये कम होता है, तो ये इसको बाहर धक्का दे देगा, यानी कि E+ की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, इधर। देखो ना, ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसकी वजह से इसको इधर धक्का दे देगा, इधर, ये कहाँ जाएगा, ये इधर जाएगा। दूसरा, -q और +1 है, माइनस वाला अपनी तरफ खींचेगा, तो ये किधर बुला लेगा, इधर आ जाओ, E-। ठीक है, तो प्लस और माइनस की वजह से माइनस ने इसको खींच लिया और प्लस ने इसको धक्का देके उधर फेंक दिया, तो प्लस तो इधर चला गया, माइनस इधर आ गया। अब देखो, E+ की दिशा P की दिशा में, तो ये तो प्लस लिख देंगे, और ये इधर, ये E- विपरीत दिशा में, तो इसको -P लिख देंगे। इस तरह से आपको लिखना है। ठीक, तो आप लोग जानते हो कि एक बिंदु आवेश, एकल पॉइंट, यानी कि पॉइंट चार्ज की वजह से जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, वो आप लोग जानते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। अब आपको दूरी देखनी है, देखो, तो पहले +q था, मैं इसको A नाम दे दूं, इसको B नाम दे देता हूं। ठीक है, अब आप देखो, +q की वजह से, +q की वजह से कितना आएगी दूरी, +q कहां पर है, यहां पर है, और P से दूरी कितनी होगी इसकी, BP। क्या लिखेंगे, BP का स्क्वायर, क्या लिखेंगे, BP का स्क्वायर। और क्या E+ P की दिशा में है, बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा, PK। ठीक है, अब E- आपको लिखना है, तो कैसे लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/BP। यहां से यहां तक की दूरी BP थी, अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, AP है, इस चार्ज से P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, AP, तो ये AP का स्क्वायर। अब आप डायरेक्शन देखो, आप डायरेक्शन देखो, ये जो P है, P, उसकी वजह से कितनी आएगी डायरेक्शन, वो देखो आप, P इधर है, E- इधर है, तो हम ले लेंगे इसको माइनस का, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो आप इस तरह से डायरेक्शन लिखोगे इसके लिए। ठीक है, अब आप एक चीज देखोगे, क्या कि आप यहाँ पे -q चार्ज भी ले सकते थे, लेकिन परिमाण दोनों के बराबर ले लिया अपन ने, अगर आप दिशा लोगे तो आप माइनस चिन्ह मत लो, बात तो बराबर ही पड़ेगी, ठीक है ना, इसलिए। अब आप देखो एक चीज, दोनों के मान रख रहा हूं मैं, वैल्यूज पुट कर रहा हूं, देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो एज इट इज आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यू भी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि दिक्कत नहीं है। बीपी का मान कितना होगा, कोई बताएगा मुझे, बी से पी तक की दूरी कितनी होगी, है ना, बताओ, बी से पी तक की दूरी कितनी होगी, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड पी कितनी होगी, बताओ, बोलो कोई, बी से, हाँ बोलो, R/2 किस होगी बेटा, हाफ थोड़ी है वो, और कोई बोलो, देखो, ये डिस्टेंस कितनी है, R, है ना, ये कितनी है, A, ये कितनी बचेगी, R - A, बताओ, अगर ये पूरी R है, ये A है, तो ये R - A बच जाएगी, नहीं बचेगी क्या, ठीक है। ऐसे ही देखो आप, A से P तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां से यहां तक की, तो ये देखो आप, यहां से यहां तक की तो R है, देखो ना, ये रही, यहां से यहां तक की तो R है, R में क्या जोड़ देंगे, A, ये बन जाएगी R+A, ठीक है, तो यहां बन जाएगा R - A का होल स्क्वायर P कैप, और यहां बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R+A का स्क्वायर P कैप, माइनस को आगे ले लेता हूं मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोनों वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है, तो आपको टोटल
टोटल मान निकालना है, कुल परिणामी क्षेत्र निकालना है, कुल परिणामी क्षेत्र, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। कुल निकालने के लिए E बराबर हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, प्लस वाले को भी ऐड कर देंगे, माइनस वाले को भी ऐड कर देंगे। तो अगर हम ऐड करते हैं इनको तो क्या बनेगा, दोनों में से कॉमन आ रहा है Q/4πε0। अंदर क्या बच रहा है, अंदर बच रहा है 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस प्लस क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, और दोनों में से पी के भी कॉमन। सिंपल सी बात, दोनों को मैंने क्या करा, ऐड कर दिया, जो कॉमन थे कॉमन निकाले, अंदर जो चल रहा है उसको लिख दिया। अब आपको तो छोटी सी मैथमेटिक्स तो इतनी तो आपको आती ही है, कौन सी मैथमेटिक्स आती है, कि एलसीएम वगैरह लेना आपको आता ही है। तो क्या आप इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, इन दोनों का एलसीएम आएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का स्क्वायर, ये यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ये यहाँ पे आर माइनस ए का स्क्वायर, और ये पी के इसकी डायरेक्शन है। ठीक है यहाँ तक। क्या आप इसका होल स्क्वायर खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। क्या आपको ये a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या होता है a माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ ये डायग्राम आपको क्लियर है, मैं रफ कर दूं यहाँ से, डायग्राम क्लियर है आपको, अगर दिक्कत हो तो इसको बना लो। डायग्राम क्लियर है या नहीं है, बस आ गया। अब आपको क्या देखना है, सोल्व करना है इसको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आपको पता है जो कॉमन है उसको तो बाहर चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर चल रहा है उसको एलसीएम। देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर माइनस, अब माइनस चिन्ह से खोल रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। तो बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ra। सबको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। ठीक है, क्या क्या मैंने a प्लस बी और a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दिया और माइनस चिन्ह से गुणा कर दिया अंदर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, नीचे देखो आप, a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन इसका भी स्क्वायर हो जाएगा क्यों, क्या लग रहा है, दोनों के स्क्वायर लग रहा है वहां पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो आप आगे क्या लिखोगे, Q/4πε0, ये 2 और 2 बन जाएगा 4r a अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, यहां तक सबको समझ में आया होगा। अब ये गलती मत करना कि सर 4 से 4 काट दें, नहीं काटना, हमें एक फॉर्मेट बनाना होता है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट नहीं करेंगे। हम क्या लिखते हैं, देखो, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या 2 बाहर निकाल दिया मैंने, Q इंटू 2a, बताओ आप क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, Q इंटू 2a, बताओ भाई, सही लिखा गया मैंने, क्योंकि मैंने क्या करा, 2 इंटू 2 लिख दिया इसको, 2 एक बार इससे मल्टीप्लाई, Q इंटू 2a लिख करके 2 बार कर दिया, और r इसे कैसे लिख दिया, और नीचे जो चल रहा है उसको लिख दो 4πε0 आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। कल हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर आपको याद हो तो, Q इंटू 2a, Q इंटू 2d बोलो या Q इंटू 2a बोलो, क्या बोलते हैं हम इसको, याद है किसी को, P, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। तो इसको हम बोलते हैं P, है ना। और अगर ये P है, ठीक है, इसको P लिखते हैं पहले 2, क्या 1/4πε0 को मैं K बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकते हैं। इसको हम बोलेंगे P, डाइपोल मोमेंट, बोल दिया भैया। और चल रहा है साथ में R अपॉन, ये P के डायरेक्शन चल रही है, नीचे चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप लोग जानते हो ना, क्या जानते हो आप लोग जानते हो, क्या जानते हो, देखो आप लोग ये जानते हो कि कोई भी अणु परमाणु, कोई भी एटम्स वगैरह है, मॉलिक्यूल है, जैसे HCl मैंने लिया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होती है, हाइड्रोजन और क्लोरीन की जो डिस्टेंस होती है, वो बहुत कम होती है, बहुत छोटी होती है डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बहुत छोटी होती है। अगर ये डिस्टेंस बहुत छोटी है तो
2a जब छोटा तो a तो और छोटा हो जाएगा, और a छोटा है तो क्या r का मान ज्यादा होगा बहुत बहुत a से, क्योंकि आपको जब फ्रैक्शन बिंदु आपने लिया था वहां पे वो बहुत दूर पे था इसकी तुलना में, इस a की तुलना में, a के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसा है कि r बहुत बड़ा है a से, तो क्या a स्क्वायर छोटा होगा? अगर a छोटा है तो a स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अगर a स्क्वायर और छोटा है तो a स्क्वायर लगभग लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को में से ए स्क्वायर को 0 कर देंगे, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 2 के। तुम्हें पता है केमिस्ट्री में पढ़ा तुम लोगों ने बेटा, केमिस्ट्री में पढ़ी थी ना, दोनों चार्ज के बीच की दूरी है माइनस क्यू प्लस क्यू। HCl अणु ले लो आप, द्विध्रुव बनता है ना डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट के लिए क्या बनती है, जो डिस्टेंस होती है कितनी छोटी होती है। तुम बोलते सर HCl ने बॉन्ड बनाया, HCl ने बंध बनाया, क्या तुम्हें HCl का बंध दिखता है क्या? दिखता ही नहीं है। HCl में दिखता है, बंध कहां से दिखेगा, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर इतनी इनकी क्वालिटी होती है, मतलब क्वांटिटी होती है, इतनी मात्रा में होता है ये। तो क्या ये इसकी तुलना में क्या ये आर बड़ा नहीं होगा क्या, बताओ आप। आर आप बोल रहे हो कि आर बराबर 1 मीटर है, हमने मान लिया, कितना आप लेंगे 1 सेंटीमीटर 1 मीटर लेंगे, लेकिन ये तो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है, ये तो कहाँ मीटर कहाँ एंगस्ट्रॉम, सोचो ना आप, ठीक है। इसलिए ये लगभग लगभग 0 माना जाता है, नगण्य मान के इसको छोड़ देते हैं। अब 1 मीटर है, 1 मीटर में आप लोग या 1 सेंटीमीटर में आप लोग क्या माइनस कर रहे हो, -10 के पावर -10 मीटर, ये माइनस कर रहे हो आप, या फिर -2 में, तो कितना कितना डिफरेंस है बताओ। तो इसलिए हम इसको 0 मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो आप, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 कर दिया, ये 0 है तो कितना हो जाएगा, r की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर एक r ऑलरेडी है, तो क्या बन जाएगा नीचे 2kp अपॉन ये, और ये बन जाएगा r³ और ये p के इसकी डायरेक्शन। तो आपको एक बहुत शानदार रिजल्ट मिल चुका है। अक्षीय रेखा पर एक्सियल लाइन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक अक्षीय रेखा पर ड्यू टू अ डाइपोल विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 2kp अपॉन r³। कितना होता है, 2kp अपॉन r³। बहुत शानदार रिजल्ट है, आपको याद रखना है ये 2kp अपॉन r³, ठीक है। लेकिन आपको इसको सदिश रूप में लिखना हो तो आप इसको आगे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये है आपके पास वेक्टर, आप जैसे लिखा हुआ है सदिश रूप में, क्या दिक्कत है, ऐसे देख लो 2kp अपॉन r³ है, इसको आप लिख सकते हो p वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ p, ऐसे लिख सकते हो इसको आप, ठीक है। और पीछे भी कट कर सकते हैं अपन यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो कोई इशू नहीं है, ये कट करा मैंने इसको ऐसे, तो ये बन जाएगा 2k.p अपॉन r³, ऐसे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये बन जाता है a.b cos थीटा, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो कोई इशू नहीं है, यहाँ तक आप यहाँ तक भी लिख के आ जाना, आपका आंसर सही माना जाएगा। 2kp अपॉन r³, बस आपको रट लेना है कि ये इसका आंसर होता है 2kp अपॉन r³, याद रखना है बात, 2kp अपॉन r³, 2kp अपॉन r³, याद रख लो 2kp अपॉन r³, 2kp अपॉन r³, बोलना नहीं है वैसा ना, ये डायरेक्शन दी है, एकांक सदिश को दिखाना, दिशा को बताना है इसकी, और क्या होगा 2kp अपॉन r³, k का मान 9 × 10⁹ होता है, r वो डिस्टेंस होगी जहां सेंटर से, और p आपका डाइपोल मोमेंट होगा, वो द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा q × 2a के बराबर। तो यहाँ तक का आपका एक्सियल वाला डेरिवेशन था, बहुत अच्छा था, और शायद आपको याद भी हो गया होगा, एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। ये तो रही बात एक्सियल की। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर वरना अपन निरक्ष पे चलते हैं, निकालने वाले हैं निरक्ष पर। अब आप लोगों को पता है निरक्ष कहाँ होता है, इक्वेटोरियल लाइन कहाँ होती है, ये वाली, ठीक है। इस लाइन पे आपको कहीं हमने पी पॉइंट रख दिया है, उसके लिए आपको डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो पहले डायग्राम ध्यान से देखना आप लोग, ये डायग्राम बना रहा हूं मैं, -q से +q। अब मैंने तुमसे कहा था कि ये डिस्टेंस बहुत छोटी होती है, ये हम लोग जानते हैं छोटी होती है,
पर हम समझने के लिए तो बड़ी बना सकते हैं ना इसको, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है ओ, इसको ए नाम दे दो, इसको बी नाम दे दो, और ये ए इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पे नहीं निकालना, इस लाइन पे निकालना है। किस पे? इस लाइन पे निकालना है। तो इस लाइन को ड्रॉ कर लो ऐसे। ठीक है, थोड़ा टेढ़ी हो गई, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, इस लाइन पे आपको निकालना है, माना कि ये पी पॉइंट है, यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इस लाइन पे आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है आपको। ठीक है, पर अब आप ये देखोगे कि ये डिस्टेंस तो कितनी थी, स्मॉल ए थी, ये भी कितनी थी, स्मॉल ए थी, लेकिन हमने क्या कहा था, ओ से पी तक की दूरी वहां हमने आर ली थी, तो हम यहाँ पे कितनी लेंगे, यहाँ पे भी आर ले लो। कितने लोगे, यहां से आर ले लेते। ठीक है, अब आर कैसे लेंगे, ये रही आर, ओ से पी तक की दूरी आर, ये लो। ठीक है, वहां पे हमने ऐसे ली थी, यहाँ हम ऐसे ले रहे हैं। ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस होगी ओ से पी तक के बीच की दूरी होगी। ठीक है, ये आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, याद रखना। ठीक, अब आप लोग ये देखो क्या कि हमने वहां पे क्या किया था, बीपी निकाला था, एपी निकाला था। हमारे पास यहाँ पे बीपी कहाँ है, ये रो, ये देखो, ये बीपी। ठीक है, और ये एपी, एपी हुआ अपने पास। ठीक है, तो एक बीपी भी आ गया, एक एपी भी आ गया। और आप लोग सब मैथ्स वाले बच्चे हो, आपको पता है, बायो वाले बच्चे भी सब पढ़ के आ चुके 10th क्लास तक, कि ये आपका परपेंडिकुलर है, लंब है, ये आधार है, ये बेस है। तो एक कर्ण हाइपोटेन्यूस कितना होगा, कितना होगा, अंडर रूट ऑफ, शाबाश, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही दोनों के बीच की, आर है और ए है। ठीक है, सिंपल सी बात, 90 डिग्री 90 डिग्री। ओके, अब आपको देखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो आप लोगों को मैंने इतना बता दिया। अच्छा, ये अगर थीटा एंगल है, माना कि ये थीटा एंगल पर है और ये भी थीटा एंगल पर है, तो आप लोग एक चीज देखो, ऊपर वाली में रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये डायरेक्शन लिखाई होगी, ये काम आएगी जगह मेरे पास। देखो आप, हम एक्सेल पे, एक ट्यूटोरियल पे निकाल ले, याद रखना। तो आप देखो कि यहाँ पे मैं क्या लग रहा हूँ, +1 रख रहा हूँ पहले की तरह। ठीक है, +1 मैंने यहाँ पे रख दिया, तो प्लस वाला प्लस वाले को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इसको बाहर की तरफ फेंक देगा। प्लस वाला प्लस वाले को रिपेल करेगा, इसको बाहर की तरफ फेंक देगा, तो ये कौन सा वाला हो गया, ई प्लस वाला हो गया। और प्लस वाला माइनस वाले को खींचेगा, माइनस वाला उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो माइनस वाला कहां चला जाएगा, इधर, ई माइनस। बताओ दिशा समझ में आई नहीं है आप लोगों को? प्लस ने प्लस को बाहर फेंक दिया, लेकिन इस प्लस को माइनस ने खुद की तरफ बुला लिया, इधर आ जाओ, तो ये ई माइनस इधर हो गया। यानी कि आपको दिख रहा है ऐसा हो गया, एक तो इधर चला गया और एक इधर चला गया, ये ई माइनस यहाँ चला गया, ई प्लस यहाँ चला गया। तो आपको पता है, दो सदिश ऐसे होते तो इसका परिणामी कहाँ मिलता है, रिजल्टेंट यहाँ मिलेगा ना, इधर 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। दो सदिश ऐसे है तो बीच में क्या निकलेगा, उसका परिमाण निकलेगा, रिजल्टेंट निकलेगा। तो उसका रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, इस जगह। कहाँ जाएगा रिजल्टेंट इसका, इस जगह। ठीक है भाई, हाँ तो खींचा ना बेटा, माइनस क्यू ने खींचा ना अपनी तरफ, देख माइनस क्यू कहाँ है, ये रहा ना, माइनस क्यू ने खींच लिया और प्लस वाले ने उधर फेंक दिया। देखो, ये देख, प्लस वाले ने उधर फेंक दिया बाहर, और इधर खींच लिया तो इधर आ गया, ये नहीं आ गया। देख, ये माइनस क्यू था, इधर खींच, प्लस वाली तरफ क्यों आएगी दिशा, प्लस वाला तो ये रहा ना, प्लस प्लस उधर। विद्युत क्षेत्र कहां से कहां चलता है, बता मुझे, विद्युत क्षेत्र कहां से कहां चलता है, प्लस से माइनस या माइनस से प्लस, बता। तो फिर ये प्लस से माइनस से जाएगा ना। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस से प्लस, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्लस से माइनस जाता है, इसलिए हम दिशा क्या लेते हैं, प्लस से माइनस। ठीक है, और ये प्लस माइनस आकर्षित कर रहे हैं, तो ये आकर्षित करके इधर खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन प्लस प्लस रिपेल कर रहा है, तो ये बाहर धक्का दे रहा है, क्योंकि ये दमदार है, ये तो 1 ही है, ये ज्यादा है, तो इसको बाहर फेंक देगा। ठीक है ना, इसलिए ये इधर चला जाता है, ऐसे याद रखो।
हाँ तो सागर ये बताओ, अगर ये थीटा एंगल है तो क्या ये एंगल भी थीटा होगा क्या? बताओ, करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण बताओ। तो मैंने तो बता दिया था डायरेक्शन के बारे में। अब आप ये देखो कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। ये भी थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा। दिख रहा है ना आपको? ज्योमेट्री समझ में आ रही नहीं आ रही? ये थीटा तो ये भी थीटा, और ये थीटा ये भी थीटा। इस तरह से निकालते हैं इसको। तो आप देखो एंगल मिल गया आपको, है ना? तो ये E प्लस इधर और ये E माइनस इधर, तो परिणामी किधर? इधर। रिजल्टेंट किधर? इधर निकल जाएगा रिजल्टेंट, ठीक है। तो अब बच्चों ये बताओ बच्चों कि अगर E प्लस निकालना है आपको, E प्लस परिमाण, E प्लस का मान कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितनी आएगी प्लस वाले की? ये रही बीपी, है ना? कितनी आएगी? बीपी। लेकिन आपको पता है एपी और बीपी दोनों बराबर है। क्या आपको दिख रहा है? एपी और बीपी दोनों बराबर है। अगर एपी और बीपी बराबर है तो क्या ई प्लस और ई माइनस बराबर नहीं होंगे परिमाण में आपस में? बिल्कुल होंगे, केवल माइनस प्लस का डिफरेंस है, बाकी परिमाण में तो बराबर होंगे दोनों, क्योंकि डिस्टेंस दोनों की कितनी दूरी बराबर है। और हम लोग जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 1/r स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर बराबर है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं हम लोगों को, तो हम दोनों को सेम ले लेंगे, यहाँ पे कोई भी एक मान निकाल लो, दोनों को बराबर कर देंगे, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना आएगा पता है? यहाँ लिखा हुआ √r² प्लस ए स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि r² प्लस a²। आया समझ में? दूरी कितनी है? अंडर रूट में, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? r² प्लस a² बन जाएगा आपके पास, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये भी सेम आएगी माइनस वाली भी, तो इसको नहीं लिखेंगे, बाद में देखेंगे इसको। पर अब आप देखो हमारा जो आंसर आएगा वो कहाँ आएगा? इस पे आएगा, इधर, ये इन दोनों के परिमाण पे आएगा, इसके और इसके, ये रिजल्टेंट पे आएगा। तो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था रिजल्टेंट परिमाण कैसे निकालते हैं, याद करो वो दिन। √p² प्लस Q² प्लस 2pq cos ऑफ थीटा, याद आया कुछ? आ गया होगा, ठीक है। E प्लस स्क्वायर ई माइनस स्क्वायर 2e प्लस ई माइनस, लेकिन यहाँ पे एंगल बन रहा है cos 2 थीटा। देखो आप, एक थीटा तो ये रहा, एक थीटा ये रहा, कितना बनेगा? ये cos 2 थीटा, इसलिए अपन एंगल कितना लेंगे यहाँ पे? cos 2 थीटा। सिंपल सी बात है, शायद आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ लेना। अब आपको पता है कि E प्लस ई माइनस बराबर है, तो क्या दिक्कत है? बराबर है तो बराबर कर दो ना, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? प्लस और प्लस बराबर हो जाएगा। तो क्या ये 1 2 दो नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा। 2e प्लस का स्क्वायर प्लस 2e प्लस और e प्लस स्क्वायर कोस 2 थीटा। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। देखो ध्यान से, E इक्वल टू, क्या ये 2 और 2 4 हो जाएंगे? लेकिन हम दो को हम क्या करते हैं? 2e प्लस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम क्या करते हैं? 2e प्लस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं करी? शायद लग रहा है मेरे को ऐसा मैंने मिस्टेक करी, यहाँ पे 4 हो जाएगा। नहीं होगा 4, सही है, ठीक है। प्लस स्क्वायर है, ओके चलो। हाँ अभी आएगा, अभी आएगा, समझ गया। देखो इधर e प्लस स्क्वायर प्लस 2e प्लस स्क्वायर कोस 2 थीटा कितना होता है? कितना होता है कोस 2 थीटा? बताओ, शाबाश, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप मल्टीप्लाई करो उसको, अंदर कितना आ जाएगा? 2e प्लस स्क्वायर प्लस 2 और 2 4, e प्लस स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2e प्लस स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा यहाँ पे? सिर्फ यहाँ बचेगा 2, 4 का हो जाएगा 2, और e प्लस स्क्वायर हो जाएगा e प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा कोस थीटा। तो आपको क्या मिला यहाँ पे? विद्युत क्षेत्र का मान 2e प्लस कोस थीटा। यहाँ तक तो शायद आपको क्लियर हो गया होगा।
अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हमें कोस का मान निकालना है, ठीक है। और ई प्लस का मान तो हमारे पास है ही सही, पर कोस का मान आप कैसे निकाल सकते हो? क्या आपको डायग्राम दिख रहा है? डायग्राम से आप कोस का मान निकाल सकते हो। क्या होता है? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, आधार बटे कर्ण। तो आपको कोई भी एक ट्राइंगल ले लो, आधार कितना है बताओ मुझे, और कर्ण कितना है बताओ मुझे आप। चलो मैं बताऊं, तुम क्या बताओ? आधार तो ए हो जाएगा, और हाइपोटेनियस कर्ण हो जाएगा आपकी ये रहा, अंडर रूट आर स्क्वायर ए स्क्वायर। ये कोस थीटा का मान आपको मिल गया, ठीक है यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। क्या डायग्राम रफ कर दो कि दूसरा बनाओगे तुम लोग? बोलो। देखो यहाँ तक हम पहुंच गए, अब हम क्या करते हैं, बाकी मान रख देते हैं यहाँ पे इस जगह, ठीक है। देखो आप, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ई इक्वल टू 2, ई प्लस का मान कितना है, ये रहा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कोस थीटा का मान कितना आ गया, ये रहा ए अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है भैया, तो आप आगे देखो कि क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, इसको मैं क्या बोल दूं, के और क्यू, ठीक है, और ए। तो इस ए और ए को अपन बोल सकते हैं क्यू इंटू 2a, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको, क्यू इंटू 2a हो जाएगा अपॉन कितनी पावर है यहाँ पे, यहाँ पे है 1/2 पावर, और यहाँ पे है 1, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अगर 3/2 आ गया तो क्यू इंटू 2a को अपन क्या बोल सकते हैं, पी। आप लोग जानते हैं ये चीज, क्यू इंटू 2a बन जाएगा पी, ये पी बन गया अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वही कंडीशन लगी पहले वाली, ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये बहुत छोटा है आर से, आर बहुत बड़ा है इसलिए ए हो जाएगा 0। ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, लगभग लगभग 0 के बराबर। तो ई कितना आ जाएगा अपने पास, के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बनेगा, आर क्यूब। क्या बनेगा, आर क्यूब। अगर ये आर क्यूब है तो ई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा के पी अपॉन, चलो इसको वेक्टर बाद में लगाना, वेक्टर में लगा होगी ना, अपॉन आर क्यूब। तो आपको क्या मिल जाएगा, निरक्ष पे आंसर मिल जाएगा, निरक्ष पे ये डायरेक्शन है किसी पी की, यानी कि इक्वेटोरियल पे। तो आप लोगों को पहले मिला था अक्षीय रेखा पर, अब मिलेगा निरक्षीय रेखा पर। तो क्या आप दोनों अंतर बताओगे मुझे, क्या अंतर आया दोनों में, केपी और 2 केपी में क्या अंतर आया, मतलब अक्षीय रेखा पर निरक्षीय रेखा पे क्या अंतर आया? तो मैं बताऊं तुम लोगों को, हमने एक्सियल लाइन पे, हाँ एक्सियल लाइन पे अक्षीय रेखा पे हमारे क्या आंसर आया था, 2 KP अपॉन आर क्यूब, ये आया था हमारे। तो आप लोगों को दिख रहा है कि जो अक्षीय रेखा होती है वो दुगनी होती है निरक्षीय, तो जो मान होता है अक्षीय रेखा पे एक्सियल पे वो ट्वाइस ऑफ इक्वेटोरियल, निरक्ष का दुगना होता है, ये आपको याद रखना है। सिंपल सी बात है, तो केपी अपॉन आर क्यूब और 2 KP अपॉन आर क्यूब, इस तरह से आपको लिखना होगा यहाँ पे, तो केपी अपॉन आर क्यूब और 2 KP अपॉन आर क्यूब, ठीक है। डायरेक्शन की देख लो आप, डायरेक्शन क्या होगी इसकी, एक चीज देखना आप, बहुत सी बार क्या है, इसको परिमाण ले लेते हैं, लेकिन इसको लेकिन इसकी जो दिशा होती है ना वो -p होती है, क्योंकि आप है ना, पता है आपको, आप जो सोल्व करते हैं ना वो इधर निकाल लो, इधर इधर है ना, और ये क्या होता है, नीचे होता है, -y की दिशा में होता है ये नीचे, तो इसलिए क्या लिखते हैं इसको -p लिख देते हैं। पर परिमाण अपन लिखेंगे तो ये डायरेक्शन की दिक्कत है ही नहीं, आप ऐसे परिमाण लिखोगे तो इसको हटा देते, कोई दिक्कत नहीं। तो यह क्या जाएगा आपके यहाँ पे, केपी अपॉन आर क्यूब। तो आपको याद रखना है अक्ष और निरक्ष पे क्या अंतर होता है, मास के बारे में इसलिए कहा मैंने, जो अपन निकाल रहे हैं इसके लिए डायपोल मोमेंट, तो इसकी जो डायपोल कहाँ है वो नीचे की तरफ है, ये -q से +q, और अपन रिजल्टेंट निकाल रहे हैं तो ये -y की दिशा में आ रहा है, अगर आप इसको मूल बिंदु मानो तो ये -y की दिशा में आ रहा है नीचे की तरफ, इसलिए मैंने इसको -p बोल दिया था। भाई कोई दिक्कत नहीं है, तो आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला चीज आ गया निरक्ष के लिए और अक्ष के लिए। तो याद रखना, अक्ष इज ट्वाइस ऑफ निरक्ष, अक्ष
निरक्ष का 2 गुना होता है। ठीक है, परिमाण लेके चलेंगे तो माइनस प्लस का फर्क नहीं पड़ेगा, जनरली फर्क वो आ जाता है वैल्यू। ठीक है, ओके। तो ये तो 2 केस हो गए अपने पास। एक केस और है अपने पास, पता है कौन सा? कि अगर तुम लोगों ने पूछा भी नहीं मुझसे कि सर अगर मान लो अक्ष पे भी नहीं हो, निरक्ष पे भी नहीं हो, कहीं और रखो तो क्या करेंगे? भाई अक्ष पे भी नहीं है, निरक्ष पे भी नहीं है, तो क्या करें बताओ? अक्ष पे भी नहीं है, निरक्ष पे भी नहीं है, बिंदु बिंदु कहीं और रखा हुआ है, माना कि यहाँ पे बिंदु यहाँ कहीं रखा हुआ है इस आर दूरी पर, तो अब कैसे निकालेंगे बताओ? क्या लगता है बताओ, कैसे निकाल सकते हैं? ए और बी ऐसे रखा हुआ है, आप लोग बताओ कैसे निकाल सकते हैं इसका मान? आ रहा माइंड में कुछ? नहीं आया? तो देखो इधर, ये यहाँ पे रखा हुआ है बीच में इधर, ठीक है, माना कि थीटा एंगल बना रही है, तो क्या आपको दिख रहा है? एक ये और एक ये, 2 घटक हो जाएंगे इसके, बोलो होंगे नहीं होंगे? एक इस दिशा में और एक इस दिशा में। इधर वाली डायरेक्शन में क्या कहलाता है? पी कोस थीटा, है ना? और इधर क्या बन जाएगा? पी साइन थीटा। बताओ बनेगा नहीं बनेगा? थीटा एंगल है, ये वाला कोस, ये वाला साइन, और इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, अक्षीय रेखा, निरक्षीय रेखा। तो आप लोगों को पता है अक्षीय रेखा पे कितना आया था? 2kp अपॉन आर क्यूब, और निरक्ष पे कितना आया था इक्वेटोरियल पे? kp अपॉन आर क्यूब। ठीक है, अगर ऐसा आया था तो आप ये बताओ इस पे कितना निकाल रखा है? कोस थीटा आ जाएगा, और इस पे कितना आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। बताओ आई नहीं बात समझ में? ये तो डाइपोल मोमेंट का मान है अक्षीय रेखा पे, ये निरक्ष पर है, लेकिन घटक साथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पी का मतलब क्या है? पी का मान क्या है? ये पी मतलब इसका ई ले लो आप, ई बोल दो ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि हाँ ई का मान रखा है अपन। ठीक है, ई साइन थीटा और ई कोस थीटा। ठीक है, अक्षीय रेखा पे कोस आ रहा है तो मैंने कोस से मल्टीप्लाई कर दिया, निरक्ष पे साइन आ रहा था मैंने साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों वैल्यू आपको मिल चुकी है यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखो इधर, क्या इसके और इसके बीच में कितना डिग्री कोण है बताओ? इसके और इसके बीच में कितना कोण बनता है बताओ? निरक्ष और अक्ष पे 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है, तो क्या आप इसका रिजल्टेंट किसे निकालोगे? फिर इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा? परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालना है आपको, तो अंडररूट अक्षीय रेखा का स्क्वायर प्लस अंडररूट निरक्ष का स्क्वायर प्लस 0। कैसा ही लिखा मैंने बताओ? 0 क्यों आएगा? कोस 90 है, और कोस 90 कितना होता है? 0 होता है, तो 0 लिख देंगे अपन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सिर्फ यही बचेगा अपने पास। ठीक है, अगर ये बचेगा तो आप लोग अच्छे से जानते हो, क्या जानते हो आप लोग? इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? इसका स्क्वायर करेंगे अपन, इसका स्क्वायर करेंगे, चलो मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। 2kp अपॉन आर क्यूब कोस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस kp अपॉन आर क्यूब साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। देखो kp अपॉन आर क्यूब दोनों में से कॉमन है, तो kp अपॉन आर क्यूब अंडर से बाहर आ जाएगा, तो स्क्वायर है, रूट बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल सी बात है, आप आगे देख सकते हो। क्या क्या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? kp अपॉन आर क्यूब एज इट इज, ये बन जाएगा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या मैं सही लिखा है? मैंने इसको 4 को मैंने 3 में और 1 में तोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग जानते हो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, अगर ये 1 है तो kp अपॉन आर क्यूब और 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यही आपका आंसर रहेगा। जितने एंगल पे आप रखोगे इसको, वो एंगल आप यहाँ रख देना और आपको आंसर मिल जाएगा। सिंपल सी बात है।
हाँ भाई, क्या पूछ रहे हो, पूछो। तो समझ में नहीं आया, मतलब कि आपने बोला कि अक्ष पर भी नहीं है और निरक्ष पर भी नहीं है, तो फिर आपने रखा कहाँ है ये कहीं भी रख सकते हो आप। एंगल ले लिया अपन ने, तो मैंने यहाँ रख दिया, तुम यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, एंगल घुमाते फिरो। ठीक है ना, इसलिए तो मैंने रिजल्ट निकाला है तुम्हारे पास। अब तुम लोग बोला कि सर ये है ना 45 डिग्री पे रखा हुआ है, ये लो 45 डिग्री एंगल पे रख दिया मैंने इसको, बताओ ये 45 डिग्री एंगल हो गया, थीटा का मान कितना रख दोगे यहाँ पर, 45 रख दोगे कि सर आप, हम तो इसको ना 180 पे रखेंगे, तो ये यहाँ रख दो इधर, ये 180 डिग्री बन गया। हम तो इसको यहाँ रखेंगे 270 पे, यहाँ रख दो, फिर 270 बन जाएगा। तो आपकी इच्छा है कहीं भी रखो, बस मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दे दिया बना करके, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करके कहीं भी रख सकते हो इसको। पहले इधर रखा था। अच्छा तुम्हें इसका प्रूफ बता दो, देखो इधर इसका प्रूफ देखो आप इधर, हमारे जो आंसर आया है 3 cos थीटा प्लस 1, अक्षीय रेखा पे कितना कोण होता है, मैं जी बताओ, अक्षीय रेखा पे थीटा कितना होता है? अगर थीटा ये ऐसे आ जाए अक्षीय रेखा पे, तो कितना बनाएगा बताओ? कितना बनाएगा? 0 होगा ना बेटा, ये ऐसे आ गया ना सीधे, इसके ऊपर आ गया ना, इसके ऊपर, ये तो 0 बनाएगा ना। और निरक्ष पे कितना होगा? 90। कितना होगा निरक्ष पे? देखो, देखो ना यार, ये 90 डिग्री, और ऐसे ऐसे 0 डिग्री। इस जगह आप थीटा का मान एक बार 0 रख के देखो, अगर थीटा का मान आप 0 रखते हो तो कितना आता है बताओ मुझे? केपी अपॉन आर क्यूब, 3 कोस स्क्वायर 0 प्लस 1, और कोस 0 कितना होता है? 1। 3 प्लस 1 कितना हो गया? 4, और 4 रूट से 12 से कितना बनेगा? 2। तो क्या हमने प्रूफ नहीं किया था ये 2 के बी आर क्यूब अक्षीय रेखा पर? क्या था ना। अब 9 रख के देख लो आप, तो कोस 90 0, और 0 तो ये बनेगा सिर्फ 1, और 1 यानी क्या बचेगा? केपी अपॉन आर क्यूब, और हमने ये तो प्रूफ किया था निरक्ष के लिए केपी अपॉन आर क्यूब। अब क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि थीटा एंगल तो हमने ये जनरल फॉर्मूला है, कभी भूल जाओ कि किससे कितना आ रहा था, ये फॉर्मूला याद है अगर आपको, तो आप थीटा का मान रख के देख सकते हो, अक्ष पे तो 0 हो जाएगा, निरक्ष पे कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आज की सवाल ये समाप्त करते हैं।